हेलो स्टूडेंट्स। तो एपी की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए। उस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप ट्राई करिए। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम कवर करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ फोर्स क्वेश्चन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं तो में से वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ जो कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द के प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की टर्म्स होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? वो कंडीशन है डी ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो डी होगा, यहाँ पर जो डी होगा वो इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी एपी फॉर्म होगी, वरना नहीं होगी। तो फॉर एन एपी हम क्या कहेंगे, 2k माइनस 1, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया k प्लस 9, वो इक्वल होना चाहिए 2k प्लस 7 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2k माइनस 1। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7 जो है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए एपी की। तो यहाँ पर जो d है, d वो इक्वल होना चाहिए। ये सॉल्व करना बहुत इजी है। तो 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9, 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। ओके, देखो 2k से 2k कैंसिल हो गया, यहाँ पर k बचा, k माइनस 10 इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8 प्लस 10, k इज इक्वल टू 18। दैट इज द आंसर। ओके, तो काफी बेसिक क्वेश्चंस हमने आज की क्लास स्टार्ट करी है। ऐसे क्वेश्चंस ही हम आज करने वाले हैं। सीधे सीधे क्वेश्चंस आप लोगों को आ जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और सेकंड क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है क्या, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -6, -6 जो है वो कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करता है। देन फाइंड a16 माइनस a12। a16 का मतलब 16th टर्म, a12 का मतलब 12th टर्म। और इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि 16th टर्म को हम a प्लस 15d लिखते हैं, ठीक। गिवन में क्या है, d इज इक्वल टू -6। सिर्फ ये चीज हमें गिवन है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। एपी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ d इज इक्वल टू -6 है। तो वी हैव टू फाइंड a16 माइनस a12। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है a प्लस 15d। कैसे निकाला ये हमने एपी के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि जब हम nth टर्म पे जाते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 16th टर्म पर जाएंगे तो यहाँ पर 1 कम होगा, माइनस a प्लस 11d, करेक्ट। a प्लस 15d माइनस a माइनस 11d। देखो a से a कैंसिल हो गया, 15d माइनस 11d दैट इज 4d। एंड d की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो d 4 इंटू -6 माइनस 24, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन, उसके बिल्कुल जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब यहाँ पर a25 माइनस a20 की वैल्यू दे दी है और d पूछ लिया है। पिछले क्वेश्चन में d दिया हुआ था और ये पूछा गया था, तो आपको यूज करना आना चाहिए कि गिवन पार्ट क्या है। तो गिवन क्या है भाई? गिवन है a25 माइनस a20 इज इक्वल टू 45। इसका यूज कर सकते हैं। यूज कैसे कर सकते हैं? a25 को लिखेंगे a प्लस 24d, a20 को लिखेंगे a प्लस 19d, 45। देखो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। a प्लस 24d माइनस a माइनस 19d 45। क्या यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया? बिल्कुल। और 5d हमें पास, 24 माइनस 19 5d एंड d इज इक्वल टू 45.5, 9 हमारा आंसर होगा डी। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। देखो एपी को यहाँ पर लिमिटेड कर दिया, एपी को यहाँ पर इसने खत्म कर दिया। 7 से स्टार्ट हुआ, 184 पर आपकी एपी को खत्म कर दिया। मतलब एपी में कुछ लिमिटेड टर्म्स, 184 तक जाएंगे तो कुछ लिमिटेड टर्म्स है।
कितनी टर्म से आप पता कर सकते हैं भाई, ठीक है। 184 का पता करो कि कौन से नंबर की टर्म है, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी टर्म्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई ऐसा। इस एपी की मिडिल टर्म पूछी जा सकती है आपसे कि इसकी मिडिल टर्म क्या होगी। तो सपोज अगर ये 21st टर्म हुई, तो 21st के मिडिल में क्या आता है, 11th टर्म आती है, तो आपकी 11th टर्म आपसे पूछी गई है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल क्वेश्चन है फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप अभी तक स्टार्टिंग से जिसको ए मानते हो, मतलब आपके पास ये एपी इस तरीके से है। अब आपसे पीछे से पूछी गई है, तो पहले प्रैक्टिकली हम ये सोचें, तो इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको पीछे से लिख देता हूँ, तो फिर मैं पीछे से लिखूंगा तो हमारी एपी उस फॉर्म में बन जाएगी जब हम 7th टर्म तक जाएंगे। 184 है, 184 के पहले क्या हो सकता है, इसके हिसाब से देखिए आप, +3 तो इधर -3 7। देखो मैंने इस एपी को रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया मतलब इसको मैंने पीछे से लिख दिया। तो अब हमारे पास यहां से अगर मैं 7th टर्म फाइंड करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो हमारे लिए ए बन चुका है 184, डी बन चुका है -3, क्योंकि पहले 3 था तो -3 हो गया भाई, और मुझसे पूछा गया है A7। तो फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे तो A7 इज इक्वल टू A+6D। ए 184 हो गया +6 और डी हो गया -184 -18 6 6 1 166। ये हमारी 7th टर्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसका एक तरीका और है, बुक में आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, तरीका यही है। अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूं तो कैसे कर सकता हूं, देखिए सपोज यहाँ पर ए प्लस बी, ऐसे करते करते लास्ट टर्म को मैंने एल लिख दिया, एल को मैंने लास्ट टर्म लिख दिया। तो अब आपसे अगर मैं पीछे से nth टर्म पूछूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जब हम ए से स्टार्ट करते हैं आगे से, तो a+n-1 इंटू डी का, ए का मतलब फर्स्ट टर्म। जब आपने रिवर्स कर दी तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन गई, एल ही तो बन गई, नहीं बन गया, लास्ट टर्म आपकी फर्स्ट टर्म बन गई मतलब एल, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और डी हमारा अब माइनस में हो गया, पहले +3 था अब -3 हो गया, तो डी की जगह आ जाएगा -d। मतलब इस फॉर्मूले को मैंने बना दिया लास्ट टर्म से जब हम nth टर्म फाइंड करते हैं, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो आप डायरेक्ट याद नहीं रखे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ जो काफी यूजफुल है भाई। अगर आपको कभी एपी के बारे में कुछ दे नहीं रखा हो, आपको एपी दी ही नहीं हो और आपसे कहा इफ द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर कोई हमारे पास 3 टर्म्स है एपी की और हमें ये फाइंड करना है कि एपी ही फाइंड करो, ठीक है, और कुछ रिलेशन भी नहीं दिया, तो क्या करेंगे, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी को हम मानेंगे इस तरीके से कि अगर इनको प्लस करें तो डी एक तरफ से खत्म हो जाएगा, और डी खत्म हो जाएगा इसका मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स देगा, तो हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, इसलिए ये थोड़ा सा यूजफुल होगा, ठीक है। 4 टर्म्स को कैसे मानेंगे भाई, a-3d, a-d, a+b, a+3d। देखो इनको प्लस करेंगे तो डी 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 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए हमारे पास बच जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम सम देगा अदर क्वेश्चन में वो हमें सम देगा, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। तो आप क्या करोगे, सम करने के लिए इसको कंसीडर करेंगे, लेट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर इस तरीके से a माइनस डी ए एंड ए। अब 5 टर्म्स आपके दिमाग में आएंगी तो कुछ इस तरीके से आएगी, a-2d, a-d, a+d, a+2d, ठीक है। ये 5 टर्म, इससे आगे आपसे पूछे नहीं जाते भाई, मैक्सिमम 5 टर्म्स तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये काफी यूजफुल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो इसी से रिलेटेड है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं उनमें सब में से सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे पास जो चीज दी हुई है वो कुछ अलग है। फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस। तो 3 टर्म्स
का सम दे रखा है। तो अभी जो बात बताइए क्या वो इसमें हम मान सकते हैं, लेट द थ्री टर्म्स आर, किस तरीके से मानेंगे भाई, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, करेक्ट। अब आप जो गिवन पार्ट है उसको यूज में लें। तो पहला इनका सम 15 दे रखा है, तो फर्स्ट ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15, डी डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 15, देन a इज इक्वल टू 5। देखो a मिल गया। अगर आप थ्री टर्म्स को ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरीके से कंसिडर करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से यहाँ से इतना इजी बन गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप इसका प्लस करते तो एक इक्वेशन आती, फिर आप प्रोडक्ट करते तो एक और इक्वेशन आती, तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता था। तो करने का तरीका इसलिए ये सही मानता हूँ। क्या हमें ए मिला, एक क्या एपी फाइंड करने के लिए ए काफी है? नहीं, हमें डी भी फाइंड करना पड़ेगा, ये काफी नहीं है। तो डी फाइंड करने के लिए हमें एक कंडीशन और दी है, देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। देयर प्रोडक्ट मतलब ए माइनस डी हो गया सर, ए हो गया और ए प्लस डी हो गया, राइट। 45, ओ सॉरी 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 105, दिस इज द प्रोडक्ट, ओके। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको सोल्व करने के बाद, और ए इज इक्वल टू 105 जी। ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्चुअल में 5 आई है तो 105 अपॉन 5, 21। तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू रख देते हैं, 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 21, राइट। डी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2। ओके, डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ सकती है कि डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। अगर आप प्लस 2 लेंगे तब भी एक एपी बनेगी, माइनस 2 लेंगे तब भी एक एपी बनेगी, और ये चीज हमें उसमें मिलना चाहिए। देखो आप यहाँ पर कह नहीं सकते कि प्लस 2 इज द आंसर, माइनस 2 इज द आंसर, आपको तो एपी चाहिए। तो एपी चाहिए तो पहले यहाँ देख लेते हैं कोई हमसे कोई गलती तो नहीं है। ए की वैल्यू 5 है, 21 हो गया, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, डी स्क्वायर माइनस 4, करेक्ट है, सही है, ये बिल्कुल करेक्ट। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो पहली एपी बनेगी हमारे पास ए प्लस बी, ए प्लस 2d, फॉर्मूला तो यही है एपी फाइंड करने का। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, पहले हम प्लस 2 को ले रहे हैं, 5 7 9 एंड सो ऑन, 3 टर्म्स। क्या सॉरी 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 हमने जो एपी को माना है वो तो हमने यहाँ ए से माना है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स तो ऐसे मानिए, तो हम इसी में वैल्यू पुट करेंगे भाई, सॉरी। तो 5 माइनस 2, 5 5 प्लस 2, 3 5 7, इसका सम करेंगे तो 15 होगा, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 105 हो रहा है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब अगर मैं डी को -2 लेता हूँ तो इसी में पुट करूंगा ना, तो 5 माइनस -2, 5 5 माइनस 2, राइट। तो 7 5 3, इनका सम 15 है और इनका प्रोडक्ट भी वही है, तो एपी जो है वो ये भी है, ये भी है, और दोनों एपी बिल्कुल करेक्ट है। बस इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दिया, उल्टा लिख दिया हमने टर्म्स को, लेकिन दोनों हमारी एपी हो गई, एपी फर्स्ट एंड एपी सेकंड, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि d इज इक्वल टू +2 रखने पर भी हमें इस सिचुएशन को ये इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, और इसमें -2 रखने पर भी इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है। तो आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि -2 आंसर नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपके पास किसी वेरिएबल की वैल्यू 2 आती है और वो प्रॉब्लम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप उस सिचुएशन को अप्लाई करेंगे और आप चेक करेंगे कि कहीं डी की वैल्यू जो है वो +2 है, -2 नहीं हो सकती किसी केस में, तो आप उसको इनकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमने दोनों आंसर लिखे। अगर आप ये लिख के आएंगे -2 का यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो
सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, और सिक्स क्वेश्चन जो है वो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। और ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेसिक में नहीं, स्टैंडर्ड में पूछा जा सकता है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जितना डिफिकल्ट आपको लगेगा उतना डिफिकल्ट ये है नहीं, एक्चुअल में वो काफी इजी हो जाएगा अगर आपको ये चीज समझ में आ गई। तो द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। देखो फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें दे रखे हैं, तो आपको पता है फोर नंबर्स हम क्या मानेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है कि हम जब नंबर्स कंसीडर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। लेट द नंबर्स आर, फोर कंसीडर कर रहे हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। एक्चुअल में क्या है यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, तो ये ap ही है। यहाँ पर 2d 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 माइनस 2d हो रहा है, सॉरी प्लस 2d हो रहा है, सॉरी a माइनस 3d के बाद प्लस 2d किया, फिर प्लस 2d किया, फिर प्लस 2d किया, मतलब ये ap ही है। अब ऐसे हमने इन नंबर्स को ऐसे नहीं लिया कि सर ये कैसे ले लिया आपने, बिल्कुल ये ap तो फॉर्म कर रहे हैं। तो 3 में a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप जाएंगे तो इनका सम 32 दे रखा है, जो कि हमें a दे देगा, बिल्कुल a माइनस 3d माइनस डी, a प्लस डी 32। ओके, अच्छा क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ा नहीं पूरा, लेकिन मुझे यहाँ तक पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि मुझे a मिल जाएगा यहाँ तक, तो मैं a फाइंड करने बैठ गया। लेकिन आगे पढ़ते हैं एक बार। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखो रेशियो जब भी दिया हुआ हो, रेशियो दो चीजों का होता है, और वहां पर टू जो है वो काफी इंपोर्टेंट पार्ट है। टू ये डिनोट करता है कि आपको इसका और इसका रेशियो चाहिए। अब टू के पहले चाहे जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारा एक पार्ट है। देखो फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का किसका, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है उसको लिया टू, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स। मतलब पहले आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जब प्रोडक्ट करेंगे, रेशियो मिडिल टर्म का प्रोडक्ट करेंगे, हो गया, ठीक है। मतलब एक पूरा पार्ट है ये वाला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, टू का मतलब हो गया रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता क्या है भाई, ये कैंसिल, ए 4a 32, a इज इक्वल टू 8। देखो a इज इक्वल टू 8 हमें मिल गया, a 8 मिला, तो आगे नेक्स्ट सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, ठीक है। गिवन क्या है, देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, एंड फोर्थ ये है। तो प्रोडक्ट जब मैं फाइंड कर, सॉरी रेशियो जब हमें दे रखा है 7:15, 7 तो है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट इंटू लास्ट अपॉन सेकंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू 7/15। देखिए मैंने ये समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे कि ये फर्स्ट इंटू फोर्थ क्यों, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का रेशियो निकालना है, सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड मिडिल ही तो है, मिडिल नंबर्स के, और ये हमारा रेशियो 7:15। अब एक बात बताइए, फर्स्ट जो नंबर है वो हमारा a माइनस 3d है, और फोर्थ जो है वो a प्लस 3d है, a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर ज्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर ऊपर हो गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे हो गया, 7/15 हो गया। देखो a की वैल्यू जब पता लग गई तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 64 माइनस 9d स्क्वायर, 64 माइनस b स्क्वायर 7/15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हम करेंगे, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन काफी इजी है यहाँ पर, 15 मल्टीप्लाई बाय 64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस b स्क्वायर, ठीक है। 15 इंटू 64 माइनस 15 इंटू 9d स्क्वायर, 7 इंटू 64 माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को हम एक तरफ ले लेंगे भाई, 15 डी स्क्वायर। चलो इसको प्रोडक्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो 15 इंटू 64 66 माइनस 135 डी स्क्वायर, 448 माइनस 7 डी स्क्वायर, ठीक है। एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेंगे, 15 4 66 96 ओके, 135 2 ओके।
ठीक है, डी स्क्वायर वाली टर्म्स में तरफ इसको शिफ्ट करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं। 960 माइनस 448 इज इक्वल टू 135 डी स्क्वायर माइनस 7। ओके, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2, 5 में से 4 1, 9 में से 4 5, यहाँ पर 15 128, ओके 128 डी स्क्वायर। ओके, तो ओके तो 1 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 512 512 है भैया ना, 7 नहीं है, 512 है अपॉन 128। आई थिंक ये डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा, करके देख लीजिए आप लोग, 4 टाइम डिवाइड होगा आई थिंक। ओके 4 टाइम d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, देखो फिर से प्लस माइनस 2 आ गया, d की वैल्यू फिर से प्लस माइनस 2 आई है, तो प्लस 2 रखेंगे तब भी नंबर्स तो वही मिलने वाले हैं, माइनस 2 रखेंगे तब भी नंबर्स वही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा a माइनस 3d है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 8 थी शायद, 8। ओके, तो 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 दैट इज 2। सेकंड हमारे पास a माइनस डी है, a की वैल्यू 8 थी माइनस d की वैल्यू 2 है, 6 आ गया। अगला क्या 10 आएगा, 10 आएगा, चेक कर लेंगे आप लोग। अगला क्या 14 आएगा, यस, a प्लस डी 8 प्लस 2 10 आ गया, a प्लस 3d 8 प्लस 3 इंटू 2 14 आ गया। ठीक है, 4 नंबर हमें मिल गए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। याद रखिए, अगर आप जो बताया इस फॉर्म में अगर आप नहीं कंसीडर करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पहले बता रहे। ठीक है, तो इसको आप रिपीट करना भाई, इस क्वेश्चन को एक बार देखना, ऐसे क्वेश्चन को, इसको मैंने कैसे किया आप एक बार खुद ट्राई करें इसको। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, if 7th and 6th term of an AP are 25 and 32 respectively, what is D? कॉमन डिफरेंस बताओ। देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है भाई, है ना, लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये हमारे पास 6th टर्म है और ये हमारे पास 7th टर्म है, तो जब कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है तो D तो पता लग ही जाता है कि सर डी तो पता लग गया, 32 माइनस 25 7, पूछा ही क्यों, ये अच्छी बात है, पूछा ही क्यों कंसेक्यूटिव टर्म्स। लेकिन कभी कंसेक्यूटिव टर्म्स ना देकर 7th एंड 2nd टर्म दे दी तो फिर क्या करोगे आप लोग, तो फिर कंसेक्यूटिव तो है नहीं, तो डी तो पता लगेगा नहीं। तो वहां पर आपको करना यह है कि जब आपको गिवन क्या है, 7th टर्म का मतलब हो गया A7, और A7 आप अच्छे से जानते हैं A प्लस 6D होता है, इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 6th टर्म तो 5t 32। ओके, ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया भाई हमने, सॉरी 7th टर्म जो है वो 25 है और 6th टर्म 32 है, तो ऐसे लिखना चाहिए था और d हमें -7 बोलना चाहिए था। सो तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया भाई, उल्टा दे रखा है तो, लेकिन समझाने के लिए सही है, हमने इसको समझ लिया कि डायरेक्ट हम कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो डी मिल जाएगा। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। क्या यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, जब 2 इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल है और लीनियर है, तो फिर वही पार्ट कर दिया, d -7 आंसर। एपी भी फॉर्म कर सकते हो भाई आप, आगे अगर क्वेश्चन में ये दे देता कि ऑल्सो फाइंड द एपी, ऑल्सो फॉर्म द एपी, तो एपी फॉर्म करने के लिए डी की वैल्यू -7 रखेंगे तो हमें ए मिल जाएगा, और ए और डी है, अगर ए और डी है तो आपके पास एपी की हर नॉलेज है, एपी की 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म, nth टर्म, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन ये चीज समझाने की भाई, अब आपके पास कभी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो if tn is equal to 2n plus 1 find the series। ओके, ये tn जो है वो कुछ नहीं है, आपके पास वही nth टर्म है, इसको an भी लिखते हैं और किसी बुक में tn भी लिखते हैं भाई, नंबर
टर्म ऑफ सॉरी nth टर्म अगर nth टर्म दे दिया, nth टर्म का मतलब हो गया कि nवे नंबर की टर्म, और वहां पर nवे नंबर का मतलब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। जब भी वेरिएबल का यूज करते हैं तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो कोई फिक्स नहीं है। मतलब n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो n के लिए 1 के लिए एक रिजल्ट मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 के लिए रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं t n की जगह 1 रखता हूं तो मुझे t1 मिल जाएगा, दैट इज टर्म 1। तो यहां भी तो रखेंगे ना, तो यहां भी रखेंगे भाई, t1 इज इक्वल टू 3। अगर मैं 2 रखता हूं तो t2 मिल जाएगा 5, और मैं t3 रखता हूं तो 7। तो क्या AP बनी नहीं, 3 5 7 आंसर। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर जनरल फॉर्म दे दी जाए किसकी, nth टर्म की जनरल फॉर्म कैसे भी आ सकती है आपके पास। सपोज 3n-5, तो आपसे कहा कि फॉर्म करिए यहाँ पर AP, तो आप फॉर्म कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो t1, 2 रखेंगे तो t2, 3 रखेंगे तो t3, ऐसे करते करते आप टर्म्स फाइंड कर सकते हैं जितनी चाहे आपको, और AP फॉर्म हो जाएगी। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भाई, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है विच टर्म ऑफ द एपी। यार जब भी आपको विच टर्म, समझो इस बात को कि विच टर्म, कौन से नंबर की टर्म, एन की बात हो रही है कि कौन से नंबर की टर्म जो है वो है 20 मोर देन इट्स सिक्स टर्म। मतलब जब सिक्स टर्म पे आएंगे तो सिक्स में 20 प्लस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो कौन से नंबर का होगा, वो कौन से नंबर की टर्म होगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो इजी हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर डी आपके पास 4 है, D4 +4 +4 +4, आपको कितना आगे जाना है, सिक्स टर्म से 20 आगे जाना है। मतलब सिक्स टर्म से 20 आगे जाने का मतलब है +4 +4 +4 +4 5 टाइम्स। मतलब 6 में आपको 5 टाइम्स जाना है, तो 11th टर्म पे पहुंचेंगे तो रिजल्ट तो ऐसे होगा। एमसीक्यू तो आप सेकंड्स में कर दोगे, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको ऐसे नहीं किया जाता। जब आपको एन पता करना है, किसका एन पता करना है, उसको तो ए एन मानना पड़ेगा भाई। जब भी आपको एन पता करना है और किसके लिए पता करना है तो आपको उसको ए एन मानना पड़ेगा। ए एन मतलब हमने मान लिया कि ये nth नंबर पर आ रहा है, तो पहले तो उस नंबर पर जाइए जिसका बारे में आपको पता करना है। तो आपको जिसके बारे में पता करना है वो पता है कौन सा नंबर है, A6 + 20। सिक्स टर्म में 20 प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो मुझे चेक करना है। A6 का मतलब हो गया A + 5D + 20। देखो A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 4 है +20, 3 + 20 + 20 43, राइट। 43 का पता लगाना है कि कौन से नंबर पर है। देखो यही बात पूछी गई है कि कौन से नंबर की टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 20 मोर देन इट्स सिक्स्थ टर्म, विच टर्म ऑफ द एपी। ओके, कौन सी टर्म यहाँ पर सिक्स टर्म से ज्यादा होगी, 43 तो ज्यादा होगी, कौन से नंबर पर है पता कर लेते हैं। तो इसको मानेंगे हम ए एन, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 43। ओके, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, n-1, डी की वैल्यू 4 है 43। 3 n-1 4 40 10, n इज इक्वल टू 11। n की वैल्यू 11 में मतलब इसकी जो सिक्स्थ टर्म है उससे हम आगे जाएंगे 20 नंबर्स, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 11th नंबर पर आएगा। एक तरीका ये तो जब हमारे पास मार्क्स का क्वेश्चन है तो करेंगे, एमसीक्यू में इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको करना चाहिए। द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30। देखो सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। मतलब इससे क्लियर हो गया कि हमें गिवन क्या है, A5 + A9 is equal to 30 if its 25th term is 3 times its 8th term। देखो ये दो रिलेशन दिए हुए हैं, पहला रिलेशन ये है, सेकंड रिलेशन ये। तो अगर आपको गिवन पार्ट पता है तो आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो A5 + A9 is equal to 30। क्लियर, देखो लिखा हुआ है फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म का जो सम है वो 30 है। और A5 को क्या लिखते हो, A + 4D A + 8D 30।
2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30। देखो 2 को कॉमन लेकर उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 15। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के लिए जाएंगे सेकेंड रिलेशन पर। इफ इट्स 25th टर्म, मतलब a25 इज 3 टाइम्स a8, करेक्ट, 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, तो a प्लस 24d हो गया, 3 इंटू a प्लस 7d हो गया, a प्लस 24d, 3a प्लस 21d। तो a को उधर ले जाते हैं और 21d को इधर ले आते हैं, राइट। तो इधर 3d हो जाएगा, उधर 2a हो जाएगा, राइट। 3d 2a, ओके। तो क्या मिला भाई यहाँ पर, चलो इसी को रख लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी को इक्वेशन 1 बोल देते हैं, सिंपल रहेगा। 2a की वैल्यू 3d यहाँ पर पुट कर रहे हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। आप चाहे तो a की वैल्यू निकालकर किसी में पुट कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा भाई। तो थोड़ा सा आसान लग रहा है यहाँ पे कि 2a की वैल्यू सीधी सीधी रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो 2a की वैल्यू रखते हैं 3d प्लस 12d इज इक्वल टू 30, मतलब 15d इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू 2 रखेंगे तो a आ जाएगा कितना, 2 रखता है 12, 3, a की वैल्यू आ जाएगी 3। a आ गया, d आ गया, तो हमारे पास ap आ गई, ap आ गई। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के लिए 5, फिर 7 आंसर। a प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3, मतलब d को आप हर बार प्लस करते जाए, प्लस करते जाए, प्लस करते जाए। तो इस तरीके से हमारी ap हो गई। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। ओके, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है nth टर्म वाले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम की कि इसके यूजेस, जो एपी के जो यूजेस हैं वो रियल लाइफ में किस तरीके से हैं। देखो भाई, काफी ज्यादा यूजफुल टॉपिक है ये, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन अ थिएटर देयर आर 20 सीट्स इन द फ्रंट रो एंड 30 रोज वर अलॉटेड। देखो 20 सीट्स है फर्स्ट रो में और हमारे पास टोटल रो जो है वो 30 रोज है। Each successive row contains 2 additional seats than its front row. हर सक्सेसिव रो में 2 सीट्स ज्यादा होंगी अपनी आगे वाली रो से। समझ गए? प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्शन में कि जब हमारे पास एक नंबर ऐड होता है, किसी टर्म में एक ही नंबर ऐड होता जाता है, तो वहां पर एपी फॉर्म हो जाती है। और एपी फॉर्म हो जाती है तो एपी फॉर्म होने के बाद आपको हर चीज सोल्व करना आता है। चाहे आपसे किसी नंबर की टर्म पूछी जाए या पूछा जाए कि ये कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ प्रैक्टिकली, तो इस क्वेश्चन में मुझे समझ में आ गया है कि मुझे फाइंड करना है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द लास्ट रो। अगर रो की बात करूं, रो फर्स्ट, तो रो फर्स्ट में 20 सीट्स होंगी। देखो रो सेकंड में 20 प्लस 2 22 सीट्स हो जाएंगी। मतलब रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, रो फोर्थ, मतलब ये टर्म्स है। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 20 है, 84 हो गई, 20 हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई, 22 हमारे पास सेकंड टर्म हो गई, 24 हमारे पास थर्ड टर्म हो गई। इस तरीके से मुझे लास्ट रो की बात करनी है, तो लास्ट रो मेरे पास 38 नंबर की होगी। 30वें नंबर की जो टर्म है, मतलब तीसरे नंबर की जो रो है, वो मुझे पता करना है। ये क्लियर हो गया भाई। देखो फर्स्ट रो में 20, सेकंड रो में 22, थर्ड रो में 24, तो 30th रो में कितनी सीट होंगी, मतलब 30th नंबर पे यहाँ पर क्या आएगा, मतलब 30th टर्म पूछी गई है आपसे। A30 पूछा गया है, जो कि बहुत सिंपल है, a प्लस 29d। एग्जाम में आप फॉर्मूला भी लिखेंगे भाई, an इज इक्वल टू a प्लस -1 इंटू डी, ठीक है। तो a की वैल्यू 20 हो गई, 29, और d की वैल्यू हमारे पास 2 है, 20 प्लस 58, और हमारे पास हो गया 78। देयर आर 78 सीट्स इन 30th रो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी 5.2 में है जो हमने क्वेश्चंस किए। देखो काफी अच्छे अच्छे मिक्स भी क्वेश्चन किए हमने, अलग अलग तरीके के। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो हमने बता दिए। अब आप देखेंगे तो 5.2 जो है
उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल का मतलब ऐसा ही एक सिचुएशन देगा, एक केस दे देगा कि यहाँ पर 20 सीट से एक रो में, हर रो में इतनी सीट बढ़ रही है, बताइए उस रो में जाकर कितनी सीट हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन जाएंगे कि यहाँ पर एक कोई भी एक पर्सन है जो डिपॉजिट करता है, सेविंग करता है, कुछ भी करता है। अगर वो सेव करता है, सपोज उसने पहले मंथ में 1000 रुपीज सेव किए और हर महीने उसने 20 प्लस करता गया सेविंग में, तो दूसरे महीने में उसने 1020 करेगा, फिर अगले महीने में 40 करेगा। इस तरीके से कौन से महीने में जाकर उसका जो सेविंग है वो 2000 तक पहुंच जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपसे क्लियरली यहाँ पर एन पूछा गया है, कौन से नंबर पर 2000 हो जाएगा। और एन पता करने के लिए आपको बताया है कि जब भी आपको एन पता करना है कि 2000 कौन से नंबर पर आएगा, तो उसको ए एन के इक्वल माना जाएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एपी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, फिर आप कोई सी भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के एंड में एक बात बताना चाहता हूँ, जो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो एपी का ही होगा, लेकिन वो सम ऑफ एन टर्म्स होगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स, वो काफी अच्छा टॉपिक है भाई, इसमें से भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और रियल लाइफ में भी काम आते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो आपको इजीली आ जाएंगे। ठीक है।